नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। शाह की अध्यक्षता में भारत ने बनाई 3 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी, तो पीएम मोदी ने मंत्रियों को किया आगाह, कहा अफवाह फैलाने वालों पर रखें नजर। राहुल गांधी ने एप्स्टीन संग जोड़ा हरदीप पुरी का नाम, लोकसभा में भारी हंगामा। भड़के स्पीकर ओम बिरला ने लगाई डांट, तो संसद परिसर में विपक्ष ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी, हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद स्पीकर ओम बिरला की दमदार वापसी। विपक्ष के आरोपों का स्पीकर ने दिया जवाब। स्पीकर ने कहा, चाहे प्रधानमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष, किसी को विशेषाधिकार नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला, फायरिंग में बाल बाल बचे आरोपी गिरफ्तार। शाह ने फारूक अब्दुल्ला से फोन पर की बात, तो संसद में भी उठा मुद्दा। ईरान ने रखी युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें। ईरानी राष्ट्रपति बोले, तभी रुकेगी यूएस इजराइल से जंग, शर्तें नहीं तो युद्ध भी रहेगा जारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर मोदी सरकार के बड़े एक्शन की। मिडिल ईस्ट टेंशन को देखते हुए भारत सरकार ने कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा कदम उठाया है। ताजा हालातों पर पैनी नजर रखने और भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 केंद्रीय मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय विशेष समिति का गठन किया। इस अहम कमेटी की कमान अमित शाह को सौंपी गई है, जो सीधे पीएमओ के साथ समन्वय कर हालात की निगरानी करेंगे। शाह के अलावा इस कमेटी में विदेश मंत्रालय और रक्षा वित्त मंत्रालय के शीर्ष मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य ईरान संकट के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी जियोपॉलिटिकल और आर्थिक चुनौती से तुरंत निपटना है। साथ ही पीएम मोदी खुद संकट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को अफवाहों पर कड़ी नजर रखने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। सर, सरकार की क्या कुछ तैयारी है और ये जो कमेटी का गठन हुआ है, इसका गठन आखिर क्यों किया गया? देखिए, एक तो मुसीबत है, पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। पूरी दुनिया में ऑयल, गैस, इन सब की किल्लत हो रही है। भारत ऐसे में क्या करेगा? एक बात आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के सिचुएशन को, इस तरह के क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने में माहिर व्यक्ति हैं। आपको 2-3 खुशखबरियां मैं दे दूं। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं होने जा रही, ना ही इसके दाम बढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम गैस को स्टोर कर सके, तो ये जो गैस को लेकर के, नेचुरल गैस को लेकर के जो क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर इस तरह की कमेटी का बनना अनिवार्य था। अब एक जो खुशखबरी की बात मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में 25%, देखिए 50% जो नेचुरल गैस जो है वो हम बाहर से लेकर के आते हैं। वो जो बाकी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें 25% का इजाफा आज ये सरकार की तरफ से बताया गया। लेकिन दूसरी बड़ी बात, बड़ी खबर इस कमेटी के बनने के बाद यह हुई कि लगातार ईरान के विदेश मंत्री के साथ हिंदुस्तान के विदेश मंत्री का निगोशिएशन चल रहा। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 3 बार बातचीत हुई है और हम ईरान से ये गुजारिश कर रहे हैं कि कतर, कुवैत और सऊदी अरब, यूएई से जो हिंदुस्तान आने वाले जहाज हैं उसको निशाना न बनाया जाए, उसको आप एक फ्री रूट दे दें। हो सकता है कि कल तक ये खबर आ जाए कि ईरान हमारी शर्तों को, हमारी बातों को मानने को तैयार है। और अगर जैसे आज 2 इस तरह के वेसल्स मुंबई पहुंचे हैं, हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उसे निकाल के हम लेकर के आए हैं, और अगर ईरान से ये बातचीत सफल रहती है तो इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया किल्लतों का सामना करेगी। फिर ना हमें गैस की चिंता करनी पड़ेगी और ना ही
पेट्रोल को लेकर के कोई दुविधा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से प्रोएक्टिव होकर के मोदी सरकार इस क्राइसिस को निपटने का इंटेंशन दिखा रही है और इसमें कुछ हद तक सफल होती नजर आ रही है। जी, तो मिडिल ईस्ट के युद्ध हालातों के बाद गैस सिलेंडरों की किल्लत पर सरकार अलर्ट है। हर एक डेवलपमेंट पर नजर रखी जा रही है, पर देश का विपक्ष अफवाह फैलाकर घिनौनी राजनीति करने में जुटा हुआ है। आज इस मामले की गूंज संसद के भीतर और बाहर भी सुनाई दी। विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गैस सिलेंडर की आकृति वाली तख्तियां भी ले रखी थी। राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। साथ ही आज राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में अपना भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की बुनियाद उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका ये तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो ये समझ से परे है। तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि वो एप्स्टीन के दोस्त है। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बिरला ने राहुल को टोका कि जिस विषय पर नोटिस दिया है उस पर बोलिए। इतना कहते ही विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। बिरला ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बोलने को कहा और राहुल गांधी को बैठना पड़ा। सर, पहले तो संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर भी बोले, लेकिन लोकसभा में जब वो बोल रहे थे तो मुद्दों से क्यों भटक रहे थे? देखिए, राहुल गांधी सुधरने वाले नहीं हैं। ये व्यक्ति एनार्किक हो गया है। आपको आज फिर बोलने नहीं दिया गया, आपकी हेकड़ी निकल गई। शटअप करा करके उनको चुप कराया गया और आगे कहा गया धर्मेंद्र यादव को कि इनका टाइम खत्म, आपको बोलना है तो आप बोले। धर्मेंद्र यादव ने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दिया जाए। बिरला साहब ने कहा कि तुमको नहीं बोलना है, तुम भी बैठ जाओ, आगे हरदीप पुरी जी बोलेंगे। ये बिल्कुल सही फैसला था। कारण आपने पहली खबर में बताई कि प्रधानमंत्री इस तरह के अफवाह फैलाने वाले एलिमेंट्स के ऊपर नजर रखने के लिए कहा। सबसे बड़ा अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति राहुल गांधी है और ये कांग्रेस पार्टी है। आपके इनको कुकर्म आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। पहली चीज कि इन लोगों ने कहा कि क्राइसिस हो गया, पैनिक क्रिएट करना कि गैस खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। अरे सारी दुनिया को मालूम है कि प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ कठिनाइयां आएगी। लेकिन आपने क्या किया? ट्विटर के ऊपर कांग्रेस पार्टी तस्वीरों को लगा रही कि गैस की कितनी लंबी लाइन है। तो इनको लगता है कि अभी भी ये आदम जमाने में रहते हैं। इन्होंने तस्वीरें लगाई कि क्राइसिस बहुत बड़ी है। जो तस्वीरें लगाई मालूम चला 2011 का है, जब इनकी सरकार थी। आप ये समझिए कि किस तरह की नीचता, इस तरह का विपक्ष ऐसे क्रिटिकल मुकाम पे जब पूरी दुनिया परेशान है और आपको ये गंदी राजनीति समझ में आ रही है। फिर आपने नोटिस दिया कि वो पार्लियामेंट में ये गैस और पेट्रोल की कीमत के ऊपर वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनको अलाउ किया गया। आपने 2 सेंटेंस इधर उधर किया और उसके बाद जिस बदतमीजी के साथ, दिस मैन डिजर्व्स नो रिस्पेक्ट। आप हरदीप पुरी के लिए कह रहे हैं कि देयर इज अ जेंटलमैन सिटिंग आउट हियर who has acknowledged that he is a friend of Epstein। आपने इस चीज के लिए परमिशन ली थी? आपने इस चीज के लिए परमिशन ली थी? तो ये जो नोटिस निशिकांत दुबे का है कि इसको बाहर किया जाए, पार्लियामेंट से, लोकसभा से इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उसके ऊपर सरकार को अब काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सवेरे देखा ये क्या कर रहे थे। वो कोई टपोरी की तरह गले में टी शर्ट के ऊपर कुछ बांध रखा था और मकर द्वार के ऊपर जहां प्रोटेस्ट करना भी मना है वहां पे चाय की चुस्कियां ली जा रही। वो कैंटीन बना दिया है पार्लियामेंट को इसने। तो जो आज जिस तरीके से उनको रिबफ किया गया, ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के लिए भी
एक बहुत बड़ी मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। जी, तो विपक्ष सरकार को घेरने के चक्कर में खुद फंसता नजर आ रहा है। तो वहीं लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी विपक्ष की घोर बेइज्जती हुई है। अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चेयर पर वापस आ गए। उन्होंने इस प्रस्ताव पर पहली बार अपनी बात रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद के नियम सर्वोपरि है। कुछ सदस्यों का मानना था कि नेता प्रतिपक्ष सदन से ऊपर है और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। ऐसा विशेषाधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विपक्ष के नेता या कोई अन्य सदस्य। सभी को नियम के अनुसार ही बोलने का अधिकार है। सदन ने ये नियम बनाए हैं और मुझे विरासत में मिले हैं और इन्हें पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने आसन द्वारा विपक्षी सदस्यों के बोलते समय माइक बंद करने के आरोपों पर कहा कि अध्यक्ष के पास माइक ऑन या बंद करने का अधिकार नहीं है। स्पीकर बिरला ने विपक्ष के सारे आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। हालांकि विपक्ष इससे भी बाज नहीं आ रहा, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को टारगेट किया गया है। सरदमदार वापसी हुई है स्पीकर ओम बिरला की। आज तो उन्होंने चुन चुन के सारे आरोपों का जवाब दिया। लेकिन क्या विपक्ष का अगला टारगेट ज्ञानेश कुमार है? देखिए, ये कुछ न कुछ करते रहेंगे। इधर का कंपार्टमेंट खाली है इनका। आप चीजों को नियम कायदे के मुताबिक ही उठाएंगे ना, कि आप अपनी मनमानी करेंगे। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को मालूम नहीं है या कांग्रेस पार्टी में इतने सारे जो स्पीकर पहले हुए हैं, वहां माइक ऑफ करने का कोई स्विच स्पीकर साहब के पास नहीं होता। यह स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर रकस होगा, हंगामा होगा, लोग वेल के अंदर जाएंगे, तो ये संसद टीवी वाले सिर्फ चेयर को दिखाएंगे। पूरी दुनिया में इस तरह की तस्वीर नहीं जाएगी कि वहां कागज फेंके जा रहे हैं, किताब फेंके जा रहे हैं, उद्दंड सांसद वहां टेबल पर चढ़ के नाच रहे हैं। ये दुनिया को नहीं दिखाया जाएगा। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। और जैसे ही स्पीकर साहब या राज्यसभा में चेयरमैन वो ये कहते हैं कि आपकी बातें रिकॉर्ड नहीं होंगी, तो वो स्विच अपने आप ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट है, उसकी एक गरिमा है, वहां पे बातचीत करने का तौर तरीका है। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपके दादा परदादा लोग तो ही ये सारे नियम बना करके गए हैं, आपको उसके ऊपर चलने में भी दिक्कत होता है। और इसीलिए ये तो पहले से ही मालूम था कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं वो गिरने वाला है। लेकिन कायरता देखिए, वोटिंग कराने की हिम्मत नहीं हुई। कारण ये कि खबर ये आ रही थी कि इंडी गठबंधन के बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी के साथ वोट देने को तैयार नहीं थी। और इसलिए अमित शाह के भाषण के दौरान इन लोगों ने हंगामा किया और हंगामा करके वहां से भाग लिए। तो ये इनकी राजनीति का एक अजीबोगरीब चेहरा देश की जनता देख रही है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे। फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि 70 साल के हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर का हाथ हटाया, जिससे फायर हवा में हो गया। आरोपी को पकड़ लिया गया है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमलावर कमल ने पुलिस को बताया कि मैं पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, यही मेरा मकसद था। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आप सुरक्षा कितनी भी बढ़ा ले, हत्यारे तो हमेशा कातिल होता है। समस्या ये है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आतंकवाद चरमरा रहा है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। साथ ही अमित शाह ने घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बात की। संसद में भी यह मुद्दा उठा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सरकार के मंसूबे पर भी सवाल उठाए। तो जेपी नड्डा ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि जितनी भी जांच की जरूरत होगी वो की जाएगी। सर, जांच तो अब होगी क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जो कोई भी उनके सिक्योरिटी का इंचार्ज है, उससे जो है कड़े तरीके से पूछताछ और उनको सजा मिलनी चाहिए। बाल बाल बच गए। वो तो जो इनर कॉर्डन सिक्योरिटी का था, सिक्योरिटी अधिकारी के प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से जान बच गई, क्योंकि जहां पे उसने निशाना साधा था
वहां गोली लग जाने के बाद तो वहीं पे मौत हो गई होती। अचानक से वो 5-6 शादी था, शादी में वो जिसने गोली चलाई वो भी आमंत्रित था, उसके परिवार की ही शादी थी। और जब वो आते हैं तो वो पीछे से, और फिजिकली रोका नहीं जा सकता इस तरह के लोगों को, वो अचानक से आता है, पीछे आता है, रिवॉल्वर वो लगा करके बस वो ट्रिगर दबाने वाला था, उसके हाथ पे ऐसे मार दिया जाता है, तो वो गोली जो है वो ऊपर चली गई, वो किसी को लगी नहीं। अब बड़ा सवाल ये है, फारूक साहब बहुत ही हाईली प्रोटेक्टेड व्यक्तियों में से हैं और उनके साथ इस तरह की घटना घट जा रही है, तो फिर ये तो तय करना होगा कि इस तरह के पब्लिक प्लेस में इन नेताओं को जाने से पहले क्या प्रोटोकॉल है, किस तरीके से आप जाएंगे, वहाँ क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो, ये इंसिडेंट ये ऊपर वाले का ही करिश्मा है कि उनकी जान बच गई। लेकिन इस घटना से हमारे एजेंसियों को नए तरीके से प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी ब्रीच क्यों है, कैसे है, इन सब पूरे सिस्टम को टाइट करने का, उसके ऊपर रिथिंक करने का मौका जरूर मिलेगा। और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है उसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 13 दिनों से युद्ध जारी है। ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध रोकने के लिए अब 3 शर्तें रखी हैं। उनका कहना है कि अगर इन शर्तों को मान लिया जाए तो युद्ध को रोका जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि सबसे पहले दुनिया को ईरान के निर्बाध अधिकारियों को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। दूसरी शर्त के तौर पर उन्होंने कहा कि इस युद्ध की वजह से ईरान को जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देना होगा। तीसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि भविष्य में किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। सर, युद्ध की क्या है ताजा अपडेट, और जो ईरान के राष्ट्रपति ने शर्तें रखी है क्या ट्रंप साहब मानेंगे? भाई ये शर्तें ऐसी है कि कोई मानेगा नहीं। भाई आप न्यूक्लियर वॉरहेड बनाना चाह रहे हो, वो बनने दिया नहीं जाएगा। आप हाइपरसोनिक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हो, वो अलाउ किया नहीं जाएगा। और युद्ध के अंदर आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन, ट्रंप साहब करेंगे? तो जो बाकी लोगों को भी जो नुकसान आपने पहुंचाया, क्या आप उसकी भरपाई करोगे? ये जो 7-7, 8-8 मुस्लिम ममालिकों के अंदर आपने जो ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए, जिस तरीके से तबाही मचाई है, उसका खामियाजा आप भरोगे, उसका मुआवजा आप दोगे? और रही बात इंटरनेशनल कम्युनिटी की, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया ही इनके खिलाफ है। तो ये एक ऑलरेडी लॉस्ट बैटल को वो किसी तरीके से ऑयल क्राइसिस क्रिएट करके, जिस तरह की जो आज खबर आई है कि आपने जो हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जहां से शिप्स गुजरते हैं वहां पे आपने माइन बिछा रखा है, और इसलिए वहां कोई शिप क्रॉस करना जा नहीं रहा, और कई सारे शिप्स को आपने निशाना बनाया है। तो एक पैनिक आपने क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस लड़ाई में आगे चल रहे हो। दिक्कत यह है कि लड़ाई 10-12 दिन और इसी फ्रिक्वेंसी और इसी तीव्रता के साथ चलते रहे तो ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।